हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम दो मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो लाइबिलिटी प्रोविजन और कंटीजेंसी, ये क्या होते हैं, और एक हमें डिस्कस करना है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। नमस्ते जी, नमस्ते। तो भाई आज जो है इस क्लास के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि लाइबिलिटी क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है और कंटीजेंसी क्या होता है। और एक हमें डिस्कस करना है कि कैपिटल और रेवेन्यू जो है वो क्या क्या होते हैं। तो पहले जो है वो हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो लाइबिलिटी कब बनती है और प्रोविजन प्रोविजन कब बनता है और कंटीजेंसी या कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो कब बनती है या कब हम उसे लिखते हैं। देखिए, आपने अलग अलग सिचुएशन में सुना होगा कि इस टाइम के अंदर हमें प्रोविजन बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कभी जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पर लाइबिलिटी बनेगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कि जैसे अ, हमने क्या किया, हमारा मान लीजिए जो है वो अ, ये ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस है। और हमने क्या किया, एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया और हमने कहा कि ये अगर ब्यूटी प्रोडक्ट लगाएगा कोई तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। और हमने कहा कि सशर्त जो है वो चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो वैसे मैं कलर चेंज में कोई भेदभाव मैं अपने को न नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सौंदर्य प्रसाधन की चीजें जो जिस हिसाब से बेचते हैं उस हिसाब से जो है वो, ये तो क्रीम में आई तब पता चला कि ये कलर अच्छा है और ये कलर बुरा है। बाकी नॉर्मली हर कलर जो है वो सही है, भगवान के दिए हुए सब कुछ जो वो सही है। लेकिन मान लीजिए अपना जो एक इस तरीके का कोई प्रोडक्ट था, और या फिर अपना जो एक रेस्टोरेंट था जिसमें हम क्या करते थे, ये एक्चुअल केस ही ले लेते हैं, एक अमेरिका में ऐसा केस हुआ भी था। तो हमने कॉफी सर्व की, कॉफी बहुत गर्म थी और उसने पिया और उसने पीते से ही क्या हो गया, उसके होठ जल गए। तो उसने क्या कर दिया, कॉफी ओनर पर केस कर दिया कि जब कॉफी इतनी गर्म थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था और तुमने मुझे नहीं बताया, इस वजह से मेरे होठ जल गए और मेरे शरीर को नुकसान हुआ और इसका मुझे हर जाना चाहिए। ओनर ने कहा पागल आदमी, ये क्या बात हुई, अब कॉफी तो गर्म ही होती है, कॉफी कौन सी ठंडी होती है, अब इसमें क्या लिखूं मैं। कोर्ट में चले गए दोनों। अब यहाँ पर आप एज ए ओनर आप खुद देखिए, क्या आपको लगता है कि आप केस हारेंगे? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार अब कॉफी तो गर्म ही होती है भाई, कॉफी दी है तो कॉफी का मतलब तो कॉफी गर्म ही होती है। तो हमने कहा कि कोई ऐसी चांस है नहीं कि भाई हम केस हारे। तो क्या उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए क्या? नहीं। जाहिर सी बात है, उसके लिए तो हम चिंता क्यों करें जब हमें लग रहा है कि हम केस तो आराम से जीत ही जाएंगे। तो क्या हमें बुक में लिखना चाहिए उसे? नहीं। क्लियर है। केस थोड़ा आगे बढ़ा, हमारे वकील के पास हम गए कि भाई क्या स्थिति है। उसने कहा कि श्योर जीतेंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं, आप तो मस्त घर पे जाके आराम से सो। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या हमें कोई एंट्री करनी चाहिए?
क्या हमें भाई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंस हो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अभी तो हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लॉस है ही नहीं। समझ पा रहे हो बात? अभी तो हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लॉस नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है केस तो हम ही जीतेंगे, और क्योंकि केस हम ही जीतेंगे तो हम इसके लिए क्यों लिखेंगे भाई एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस होने वाला है। तो हमने नहीं लिखा। केस चला 5-6 महीने आगे, और उसने भी अच्छी अच्छी दलीलें दी कि भाई जो सिगरेट पीता उसको पता नहीं है क्या कि भाई सिगरेट पीने से उसको कैंसर होगा या वो मरेगा। उन्होंने कहा हाँ, जज साहब ने कहा हाँ बिल्कुल होता है। तो कि फिर भी देखो, सरकार ने कहा कि भाई ये काम करो, सिगरेट के पैकेट पे ये लिखो कि इसको पीने से कैंसर होता है, और ये इस तरीके से फोटो वगैरह भी बनाओ। बनाते हो, लिखते हो, क्यों लिखते हो? आगे वाले पीने वाले को पता नहीं होता है क्या कैंसर हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ, वैसे तो पता होता है, लेकिन सरकार ऐसा इस वजह से कहती है ताकि उसे एक बार याद आ जाए कि भाई हाँ इसे कैंसर होता है, और ताकि वो जो है वो उसका सेवन नहीं करे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। कॉफी गर्म थी, ये सारी चीज है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर, कप के ऊपर लिखना तो चाहिए था कि भाई कॉफी जो बहुत गर्म है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ध्यान रखना चाहिए था। मतलब इस तरीके का लिखा होता तो मैं ध्यान रखता। जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। इस तरीके की दलीलें चली। हम गए वापस अपने वकील के पास कि भाई क्या लग रहा है, केस तो जीत ही जाएंगे ना? उसने कहा कि यार देख, अब भाई बात चेंज हो गई। उसने जो दलीलें दी है ना वो दलीलें बहुत ही अच्छी है, और इस हिसाब से अब मामला जो है 50-50 हो गया कि 50% चांस है कि वो जीते, 50% चांस है कि हम जीते। समझ पा रहे बात? तो हमने कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि देखो अभी चिंता तो है लेकिन इतनी चिंता नहीं, 50-50 है। और हमने कहा बुक में इसकी एंट्री कर दें। उन्होंने कहा कि यार ऐसी 50-50 चीजों की तो एंट्री करोगे तो आपके ऊपर तो कितने सारे केस हैं, सबकी एंट्रियां करोगे, सबकी चीजें करोगे तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। उन्होंने कहा यार देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, जितनी चीजें होती है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर या कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, जो चीजें हो वो एक्चुअल में सारी की सारी चीजें बता दो, ताकि कोई हमारी इस होटल के अंदर इन्वेस्ट करे और फिर पता चले कि इस केस के अंदर हमें बहुत सारा पैसा चला गया और फिर उसको नुकसान हुआ, तो उसके साथ एक तरीके से चीटिंग होगी। तो हम ये उसको बताना तो चाहते हैं। तो उसने कहा कि एक काम करो, बता तो दो, लेकिन ये अकाउंट में एंट्री करने लायक अभी स्थिति है नहीं, क्योंकि 50-50 है। कंजर्वेटिव तुम्हारे कहता है कि भाई एक्सपेक्टेड लॉस हो तो करो, लेकिन अभी तो 50-50, अभी तो ऐसा एक्सपेक्टेड वाला जो है वो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसे अब डिस्क्लोजर भी देना है, तो हमने क्या किया, हमारे जो अकाउंट है उस अकाउंट के नीचे जो फुट नोट होता है, उस फुट नोट के अंदर या अनेक्सर जो होता है उसके अंदर एक दे दिया कि भाई हमारे ऊपर एक केस हो रखा है, हमारी कंपनी पे ये केस हो रखा है, और 50-50 है, केस अभी चलता है, हो सकता है कि हम जीते, हो सकता है कि वो जीते। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वो जीतेगा, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हम जीतेंगे, कोई अभी पक्का भरोसा नहीं है। केस थोड़ा और आगे बढ़ा, और फिर उसने कहा कि फिर और आगे केस चला। फिर हम वापस अपने जज के पास, उसके वकील के पास गए, तो वकील को पूछा कि भाई अब बताओ क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि यार उन्होंने, आगे वाले ने तो और भी बहुत शानदार शानदार दलीलें दी है, वो तो जो है वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी जो भी हार्मफुल चीज है इतनी गर्म है कि अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था, हो सकता था, और एकदम से सीधा पिया हो सकता है मेरी आवाज चली जाती। और ये मैं मेरे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बताना चाहता हूँ, उसके लिए केस लड़ रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज हो जो हार्म हो सकती है उसके ऊपर जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आगे वाला एक बार जीत जाए, मतलब कि संभल जाए। और अब जो है लगता है कि वो केस जीतेगा, उसके चांसेस ज्यादा है। हमने कहा आप चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा तो हमने कहा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, जो कहता है कि अगर एक्सपेक्टेड लॉस हो या एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो तो उसे रिकॉर्ड करो। तो हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल करो। हमने कहा कि क्या लगता है कि कितना अमाउंट जो वो देना पड़ सकता है? अब दो स्थितियां हो सकती है कि या तो अमाउंट जो वो एस्टिमेटेबल हो, मतलब कि हम एस्टिमेट लगा पाए कि भाई इतना पैसा देना पड़ सकता है, या फिर एस्टिमेटेबल नहीं हो कि हम एस्टिमेट ही नहीं लगा पाए कि कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर एस्टिमेट लगा पा रहे हैं तब तो हम क्या कर पाएंगे, उसके लिए एंट्री कर पाएंगे। भाई एंट्री करने के लिए हमें कोई तो अमाउंट चाहिएगा। अमाउंट मिल रहा है, अगर अगर हम एस्टिमेट करके वो अमाउंट पता कर पा रहे हैं तब तो हम क्या कर देंगे, उसके हिसाब से एंट्री कर देंगे। और
प्रोविजन बनाएंगे। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि लाइबिलिटी आएगी, ये तो आना जो है उसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन अमाउंट एस्टिमेट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर फिर हम चाहते हुए भी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम प्रोविजन कितने अमाउंट का बने, तो प्रोविजन जो हमारी बुक के अंदर लिखा जाएगा। अगर पैसा जाने के चांसेस जो बढ़ गए हैं न जाने से, 50-50 तक का तो था कंटीजेंसी लिखा, लेकिन 50 से ज्यादा हो गया, मतलब कि जाने के चांसेस मान लीजिए 80% और नहीं जाने के चांसेस 20% बचे। अब जाने के चांसेस ज्यादा है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, बुक में उसकी एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन एंट्री करने के लिए अमाउंट चाहिए। तो अगर अमाउंट एस्टिमेट कर पा रहे हैं तब तो हम क्या कर देंगे, बुक में एंट्री कर देंगे। और बुक में एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे कि भाई हमें आने वाले समय में इतना नुकसान होने की उम्मीद है, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन जो बना रहे हैं। लेकिन अगर जो है अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस केस के अंदर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हम जो है इस अमाउंट जो वो हमारी बुक के अंदर नहीं लिख पाएंगे। केस थोड़े दिन और आगे बढ़ा, और अंतिम दिन आ गया जब फैसला सुनाना था, और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई इनको 50 लाख रुपए का हर्जाना दो। अब यहाँ पर देखो, लाइबिलिटी जो है वो क्या हो चुकी है, तय हो चुकी है कि भाई पैसा देना है क्या आपको, हाँ पैसा देना है, कोई तरीके की दिक्कत नहीं, मतलब पूरी तरीके से श्योर हो गए कि भाई पैसा देना है इनको। अमाउंट कितना देना है वो भी पूरा श्योर हो गया। तो फिर उस केस के अंदर आप लाइबिलिटी बना दो। जैसे अपन किसी सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिट, तो हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि सामान खरीदते ही हमें देना ये तय हो गया, कितना पैसा देना है, जितने में खरीदा वो अमाउंट जो तय हो गया, तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि तीनों सिचुएशन किस किस तरीके से। तो देखो, हम क्या देखेंगे, अकरेंस मतलब उसका होने के चांस, और अमाउंट। देखो, सबसे पहले समझिएगा, अगर होना तय है, अगर अकरेंस जो है वो क्या है, सर्टेन है, तय है कि भाई ये होगा ही होगा, अमाउंट जो है वो सर्टेन है, तो भाई क्या बनेगा, बताओ आंसर बताइए भाई। अगर होना तय है और अमाउंट भी पता है कि आपको इतना देना है, तो आपको क्या बनाना चाहिए भाई, लाइबिलिटी, प्रोविजन या कंटीजेंट लाइबिलिटी। इसी सीक्वेंस में बताइए, बताते जाइएगा ना। बोलिए भाई। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, लाइबिलिटी बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। लाइबिलिटी, और एग्जाम्पल इसका कौन हो गया, क्रेडिटर, कि भाई अमाउंट तय है कितना देना है, और उसके अलावा जो है अमाउंट तय है और उसका होना भी तय है। दूसरा केस, अगर अकरेंस जो है वो क्या है,
प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब है होने के चांस न होने से ज्यादा है। अगर होने के चांस न होने से ज्यादा है मतलब कि केस हारेंगे और पैसा देना पड़ेगा, इसके चांस से ज्यादा है, बशर्ते कि पैसा न देना पड़े। और अमाउंट जो है वो सर्टेन है या फिर एस्टिमेटेबल है। या तो अमाउंट तय है या उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर हमें क्या बनाना चाहिए भाई? आंसर दो भाई। प्रोविजन। समझ पा रहे हो बात? तो उस केस के अंदर हमें क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन। जैसे आपका एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाते हो तो उसमें कैसे बनाते हो कि भाई कुछ लोग पैसा खाएंगे, उनके चांसेस काफी ज्यादा है, और वो अमाउंट आप एस्टिमेट कर पाते हो। एस्टिमेट कैसे कर पाते हो? पुराने सालों में देखते हो कि कितने डेटर थे, कितने की सेल की, और उसमें से कितने लोग पैसा खा गए, उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर पाते हो। अगर अमाउंट जो है वो है उसका अकरेंस जो है वो क्या है? प्रोबेबल है, लेकिन ये इसका अरे, ये जो है ये क्या है? पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब कि क्या कहते हैं जिसको? 50% चांस है कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। अमाउंट जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेब्ट बिल्कुल सही है। ये पॉसिबल है, और इसका जो है क्या है? अमाउंट जो है वो क्या है? सर्टेन है या एस्टिमेटेबल है, जो भी है, या चाहे नॉन एस्टिमेटेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? कंटीजेंट लाइबिलिटी बनानी। कंटीजेंसी का मतलब भी क्या होता है? आप लॉ में भी पढ़े हैं। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? जो किसी और चीज पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो बनाएंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? और उसके अलावा अगर होने के चांसेस जो है वो क्या है? रिमोट है, मतलब कि होने के चांसेस बहुत कम है, तो उस केस के अंदर आप जो है वो क्या कर सकते हो? उसको इग्नोर कर सकते हो। तो उसको क्या कर दीजिए? इग्नोर कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए कि यार इसके लिए अपन नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पर जो है वो थ्योरी दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख चुके होंगे या फिर आगे है वहीं पर लिख देते हैं। ये देखिए, सर्टेन सर्टेन क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। प्रोबेबल है, मेजरेबल है, आप माप सकते हैं, तो आप क्या कर दीजिएगा? प्रोविजन बना दीजिएगा। प्रोबेबल है, नॉट मेजरेबल है, अगर आप उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं, माप ही नहीं पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी ही बनाना पड़ेगा। पॉसिबल है मतलब कि पॉसिबल का मतलब
ये 50-50% चांस है, इसका मतलब है मोर देन 50% चांस है, और ये तो वही है, तो यहाँ मोर देन 50 है, और यहाँ सर्टेन है मतलब कि 100%। पॉसिबल है और मेजरेबल है, 50-50 चांस है तो कंटीजेंट लाइबिलिटी, नॉट मेजरेबल है तो भी आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी, और ये है तो आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्लियर है? यहाँ जो है इसका डेफिनेशन दे रखी है, एक बार आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। क्या? प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लाइबिलिटी, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन जो है वो क्या है? एक लाइबिलिटी है जो हमारे ऊपर आ चुकी है, प्रेजेंट लाइबिलिटी है। अमाउंट जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन वो अमाउंट अनसर्टेन जो है वो हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट अमाउंट तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक जो वो रिलायबल अमाउंट जो वो हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। क्लियर है? उसके बाद में प्रोविजन के लिए एंट्री होती है क्या? प्रोविजन के लिए एंट्री होती है क्या? बिल्कुल होती है भाई। और जिसकी भी एंट्री होती है उसके लिए उसको क्या करना होता है? उसे बुक में आने के लिए एक रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया होता है कि हम बुक के अंदर आने के लायक है, वो सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो प्रोविजन जो है वो क्योंकि हमारी बुक के अंदर आता है तो वो हमेशा क्या करता है, जो हमारा रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करता है। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्रोविजन जो है वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बुक में कब लिखा जाएगा? एक तो ऑब्लिगेशन है हमारे पास, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट से हुआ, अभी समझते हैं, और जिसका रिलायबल एस्टिमेट हुआ है। अब पास्ट इवेंट से कैसे? मतलब कि हमने पहले कुछ किया, समझिएगा, हमने पहले कुछ किया, उसकी वजह से हमारे ऊपर जो है कुछ न कुछ ऑब्लिगेशन बना है। जैसे पहले हमने बेचा, जिसकी वजह से आज उनसे पैसा खरीद वापस लेना है, तो हमारे ऊपर जो है हम क्या करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है एक तरीके से उनसे पैसा कलेक्ट करना है। और उसमें क्या होंगे, हमारे रिसोर्सेज जो वो जाएंगे, मतलब कि जैसे हमारे 50,000 की जगह हमें 45,000 ही मिलेंगे, तो अल्टीमेटली 5,000 के रिसोर्सेज हमारे जा रहे हैं। समझ पा रहे हो बात? या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा तो उस केस के अंदर हमने ऐसा कुछ किया है। क्लियर है? और जिसका हमें रिलायबल एस्टिमेट अगर हम बना सकते हैं तो हमारे लिए वो क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल that the settlement of an obligation will result in the outflow of economic benefit at recognition recognized as provision in the balance sheet। जो अपने ऊपर टेबल में लिखा है वो सेम टू सेम बातें यहाँ पर लिखी है। क्या आपको ये बात समझ आई? इसके अंदर यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? समझ पा रहे हो बात? अब उसके बाद में आपका एक आता है कंटीजेंट असेट। अब ये क्या होता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है कि 50-50% चांस है कि यहाँ पर हमें कुछ देना पड़ सकता है। कंटीजेंट एसेट क्या है? उसके बदले में मिलने की चांस हो गए। अब समझिएगा, जैसे अपने पास जो है वो मान लीजिए टाइटन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मतलब कि हम टाइटन की घड़ियां जो है वो बेचते हैं, कंपनी से हम लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बेचते हैं। क्लियर है? कंपनी ने हमें क्या कर रखा है, दे रखा है कि 1 साल की आपके पास गारंटी है, मतलब कि आप जब घड़ी बेचो उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका घड़ी खराब हो जाए तो आप हमें वापस रिटर्न कर सकते हो। क्लियर है? अब हमने घड़ियां बेची और हमें लगता है कि यार हर साल जो है वो 5% जो घड़ियां जो है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या फिर इस तरीके से इस बार ज्यादा हो गई, या 10% 20% इस तरीके से। क्लियर है? और वो अमाउंट मेजर नहीं कर पा रहे थे और किसी कारण से वो हमारे कंटीजेंट लाइबिलिटी वाली सिचुएशन में थी कि भाई ये जो है पैसा हमें देना पड़ सकता है। मान लीजिए जो एक घड़ी जो खराब ब्लास्ट हो गई और किसी के हाथ में जो है वो फ्रैक्चर हो गया,
तो उसने हमारे ऊपर केस कर दिया। तो केस कर दिया, हमारे हिसाब से चांस जो अभी भी 50-50% है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, तो हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी की स्थिति है। लेकिन अब वो केस तो हम पे किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा हम वापस कहाँ से रिकवर कर सकते हैं? टाइटन से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें गारंटी किसने दी? टाइटन ने। तब जाके हमने किसको दी? कस्टमर को दी। टाइटन की घड़ी जो है वो कंपनी ने हमें दी, इसी वजह से हमने जो है वो क्या कर दी? कस्टमर दे दिया। अब कस्टमर ने केस हमारे ऊपर डाल दिया। अगर हमें कस्टमर को कुछ देना पड़ेगा तो हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? वहां से ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कंटीजेंट एसेट, अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड आपको आने वाला कुछ फायदा है, पहली बात तो इसको बुक में लिखिएगा मत। हमने कहा क्यों? कि वैसे ये तो डिस्क्लोजर में ही आता है। तो उन्होंने कहा कि इसको आपको डिस्क्लोजर में देने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ये आपका क्या हो, डिस्क्लोजर ओनली व्हेन इट इज अगेंस्ट कंटीजेंट। कंटीजेंट एसेट आप अपनी बुक के अंदर उसका डिस्क्लोजर तभी दोगे जब वो क्या हो? कंटीजेंट लायबिलिटी के खिलाफ हो। अब हमें बैठे बैठे हमें लगा कि यार आने वाले साल के अंदर जो क्या होगा, एकदम से मान लीजिए अपना जो है इनका, मान लीजिए ये मटके वगैरह बनाने का बिजनेस है, और अपने को लगता है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो मटके बहुत ज्यादा बिकेंगे। तो क्या हम कंटीजेंट एसेट करके लिख दें क्या? उन्होंने कहा कि ऐसी नाटक करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है ना, उसके अगेंस्ट में अगर कोई कंटीजेंट एसेट है ना, तो उसका डिस्क्लोजर साथ दे दीजिएगा भाई, कि हमारे कस्टमर ने हमारे ऊपर केस किया है और उस केस के अंदर हमें पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन उसके बदले में हम कंपनी से पैसा वापस रिकवर कर सकते हैं। इस तरीके का दे सकते हो। सिर्फ यूं नहीं कि पैसा हमें मिल जाएगा, हमें लगता है 50-50 चांस है। क्लियर? तो सिर्फ अकेली कंटीजेंट एसेट कभी नहीं आएगी, सिर्फ कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट में इसको लिखा जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है भाई? समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? इसके बाद में एक अपना कॉन्सेप्ट आता है कि कैपिटल क्या है एंड रेवेन्यू क्या है। भाई देखो, ये जो चीजें अपन अभी कर रहे हैं ना, ये चीजें समझने लायक है। और जब ये एक बार अपने कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि अपन नेक्स्ट वीक से जो क्लासेज बढ़ाने वाले हैं, जो है एक सब्जेक्ट और शुरू करेंगे, जब ये कंप्लीट होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो इसमें से कुछ एरिया स्पेसिफिक है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जो समरी नोट्स है ना, वो आप एक बार अपने हिसाब से बनाते जाइएगा। लेकिन मैं आपको लास्ट के अंदर जो हर सब्जेक्ट के एक समरी नोट्स आपको दूंगा, जो कि 40-50 पेज के होंगे। उसके अंदर तो जो चीजें लिखी हो ना, वो तो आपको एज इट इज पूरे अच्छे से समझा के तो मैं भेज दूंगा, लेकिन वो उसको एज इट इज आपको याद करना है। जैसे कि कौन से रिजर्व का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कई कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व, सेक्शन 55 उसने स्पेसिफिक बता रखे 5, तो वो पांचों के पांचों याद होने चाहिए। ठीक है? कौन सा रिजर्व कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो सारी चीजें तो आपको अल्टीमेटली लास्ट के अंदर सारी की सारी याद भी करनी है। तो देखो, ऐसा है कि समझना एक अलग चीज है, लेकिन समझने से दिमाग में ये मत रखना कि सिर्फ समझेंगे ही हम, कुछ रटेंगे ही नहीं। समझने से होगा ये कि आपको याद करने में आसानी होगी, बाकी कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 इस्तेमाल है, तो पांचों इस्तेमाल आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर? तो वो भी अपन लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो फिर वो जो 40 पेज है वो आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर याद कर पाओगे। क्या है भाई कैपिटल और रेवेन्यू? देखो, कोई भी ऐसा रूल या प्रिंसिपल नहीं बना रखा है जो आपको बता दे कि ये लाइन से इस साइड के कैपिटल और इस साइड के रेवेन्यू। ये केस टू केस, डिसीजन टू डिसीजन देखना पड़ता है कि भाई क्या कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। ये स्थिति के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये कैपिटल बनेगा या रेवेन्यू बनेगा।
इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे ना एएस के हिसाब से वगैरह के हिसाब से, तो यूं समझिए कि अगर कोई पेड़ है, अगर कोई पेड़ है तो वो तो हमारा क्या है, कैपिटल है। और अगर हमारे कोई फल है तो वो हमारे रेवेन्यू। क्यों? आज जैसे मैं कोई पेड़ लगाऊंगा तो क्या मैं उस पेड़ को बेचने के लिए लगा रहा हूं? नहीं, इस पेड़ को लगा रहा हूं ताकि ये पेड़ बड़ा हो, और ये जब पेड़ बड़ा होगा तो ये फल देगा। ये जो पेड़ है वो क्या करेगा, मुझे फल देगा, और उन फल को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा, सेल करूंगा, और उस सेल से मुझे क्या होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा। ठीक है, और मेरे फलों की दुकान है और उसके लिए मैंने सुबह फल खरीदे, आज या कल बेच दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। समझ आ रही बात? तो सीधा सिंपल समझिएगा, अगर कोई खर्चा ऐसा है जो किया जाता है, अगर कोई खर्चा ऐसा है जो किया जाता है ताकि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, समझिएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इंक्रीज करने के लिए, कि भाई ताकि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़े। क्लियर है? तो उस केस के अंदर जो है हम उसको क्या कहेंगे, उस खर्चे को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम एक मशीन खरीद के लेके आए, तो मशीन खरीद के लेके आए तो मशीन को बेचने के लिए नहीं, मशीन से क्या होगी, यूनिटें बनाएंगे, और यूनिट्स को बेचेंगे, और उनको बेचने से हमारे क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा। मतलब कि हमें भविष्य में होने वाला मूल्य जो है, फायदा जो है, वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस केस के अंदर हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंड। क्लियर है? लेकिन अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर हमने जैसे कोई फर्नीचर खरीदा, क्लियर है, अब एमडी जो है उसको बैठने के लिए एक अच्छा सा फर्नीचर खरीदा, तो वो फर्नीचर से तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला नहीं है, तो फिर क्या वो जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? तो उसके लिए पहले तो देखो डाउटफुल रहता था, लेकिन अभी ये स्टैंड ने कहा कि अगर ऐसे कोई ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह है जो कि आपको लगता है कि जैसे जरूरी है ताकि आपके फ्यूचर, भाई अगर आप एमडी को नीचे बिठाओगे तो किस तरीके से काम कर पाएगा, कि वो जरूरी है ताकि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते रहे, तो भी आप उसे क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, और उस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हो। या फिर जैसे एक एग्जाम्पल और दे रखा था, ये स्टैन ने दिया कि मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, और सिनेमा हॉल के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है वो अभी उन्होंने नॉर्मल लगा रखा। सारी दुनिया में जो है वो नए डॉल्बी वाले म्यूजिक सिस्टम आ गए, तो हमने भी क्या किया, हमारे सिनेमा हॉल के अंदर डॉल्बी वाले नए वाले म्यूजिक सिस्टम लगा दिए। हमने जो टिकट के भाव है वो नहीं बढ़ाए। तो यूं देखें कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज, अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज तो हुई ही नहीं। समझ पा रहे बात भाई? अल्टीमेटली जो सीटें हैं वो तो वो उतनी ही, ऐसा था नहीं कि अब एक सीट पे दो लोगों को बिठाएंगे, उतने ही लोग बैठेंगे, टिकट के प्राइस भी जो वो हमने बढ़ाए नहीं। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो इंक्रीज होंगे ही नहीं, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो नहीं है, हम तो उसको कहेंगे रेवेन्यू। उन्होंने कहा नहीं, कई जो है उनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होते हैं वो डायरेक्टली दिखते हैं, और कईयों से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होते हैं वो इनडायरेक्टली दिखते हैं, कि भाई फ्यूचर में होने वाला फायदा कईयों में तो सीधा सीधा दिखता है और कईयों में सीधा नहीं दिखता है, उसकी जगह
हाँ, तो कई बार तो क्या होता है, अगर ये क्लास अटक रही है तो उस केस के अंदर आप चिंता न करें। क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि कई तो जो है वो सीधा सीधा फायदा दिखाएंगे और कई जो है वो आपको सीधा फायदा नहीं दिखाएंगे, उसके लिए आपको इनडायरेक्ट तरीके से भी इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो सकते हैं। हमने क्या सिर्फ यही चीज देखी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि और आप तय करने के लिए आप नेचर ऑफ बिजनेस देख सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस हमने कहा कैसे, कि आपका बिजनेस कैसा है वो देख लीजिए। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो उस केस के अंदर फर्नीचर जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा भाई। फर्नीचर के बिजनेस वाले के लिए फर्नीचर रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि वो फर्नीचर लेके आए बेचने के लिए। और और दूसरों के लिए फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो भी डिसाइड करेगा कि आपका कोई एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल रहेगा या रेवेन्यू रहेगा। हमने कहा इसके अलावा, इसके अलावा और कोई फैक्टर जो है वो हम देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस होने की। देखो कोई एक नियम जो पकड़ के नहीं बैठना है, बाकी आपको डिसाइड करना है इसमें से ये सारी की सारी चीजें। नॉर्मली जो रेवेन्यू होंगे वो क्या होंगे, वो रिकरिंग नेचर के होंगे, मतलब कि वो बार बार होंगे। जैसे कि परचेज है, तो परचेज जो है वो आपकी बार बार होती रहेगी, गुड्स की परचेज जो वो बार बार होती रहेगी। कैपिटल है जैसे, तो वो नॉर्मली नॉन रिकरिंग होगा। जैसे कि आपकी असेट है, अब जैसे कैमरा है, वो कैमरा अगर हमने खरीदा तो एक बार खरीदा। नोट्स जो है वो हम, नोट्स हो गए, रिम हो गई वगैरह, ये जो है सारी की सारी वो हम बार बार खरीदते रहेंगे। एग्जाम्पल जो है वो असेट।
उसके अलावा मेटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। हमने एक मेटेरियलिटी के अंदर भी एक एग्जांपल लिया था कि कई बार क्या होता है, कोई छोटा अमाउंट होता है तो वो है सारे के सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस की सारी सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन फिर भी जो है हम उसे क्या करते हैं, रेवेन्यू लिख देते हैं। या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो है वो पेचकस पाने, ये जो है ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक साल से ज्यादा सालों के लिए है, हमारे काम आएंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी अमाउंट जो छोटा होता है उस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, उसको हम कैपिटल न मान के रेवेन्यू के जैसे मान के भी कर सकते हैं। क्लियर है? और उसके अलावा जैसे इंटेंस बिहाइंड एक्सपेंडिचर, हमारा जो खर्चा किया हमने उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। अगर उसका उद्देश्य हमारा जो है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उसको इंक्रीज करने का है तो वो कैपिटल है, और अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को इंक्रीज करने का नहीं है तो उस केस के अंदर अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। बाकी अल्टीमेटली आपको सारे कुछ देख के सोच के अपने हिसाब से जो डिसीजन है वो लेना होगा अलग अलग सिचुएशन। क्लियर है? थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत आ गई, अभी जो क्लास अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट आगे जो है वो अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे।